नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, इसके बाहर कुछ भी नहीं, मतलब जो सिलेबस में आप लोगों को बताने वाला हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, प्रीलिम्स में चाहे एसबीआई का एग्जाम हो, चाहे आईबीपीएस का एग्जाम हो, चाहे आरआरबी का एग्जाम हो, हर साल एक फिक्स्ड पैटर्न में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो सिलेबस में आज आप लोगों को बताने वाला हूं इसके बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। लगभग 97% 95% चीजें जो है वो इसी के अंदर से आने वाली है। तो इस वीडियो को चाहे तो आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, आपकी मर्जी है, पर देखिएगा जरूर पूरा शुरू से आखिरी तक अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं है, ये हर एक बैंक एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। सॉरी। तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एसबीआई पीओ में 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो 30 नंबर के जो क्वेश्चन है वो कहां कहां से आने वाले हैं। तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ठीक है, 15 से 20 मार्क्स, 15 टू 20 मार्क्स इसी में से आने वाला है। अब इसके बाद जो बचता है वो आपका 15 से 10 नंबर, 10 से 15 बोल सकते हैं इसको, 10 से 15 नंबर का इसमें से आने वाला है। क्योंकि अगर ये 15 नंबर का आया तो ये 15 नंबर का आएगा, अगर ये 20 नंबर का आया तो ये 10 नंबर का आएगा। जो कि मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि ये 20 नंबर, 18 से 20 नंबर के आसपास ये होना चाहिए। ठीक है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से बिल्कुल भी इन लोग मतलब जितने भी बैंक एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं रहा है जिसमें कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज 50% से ऊपर ना रहा हो। हर एक बैंक एग्जाम में 50% से ऊपर का ही वेटेज हमेशा रहा है। जब 35 नंबर के होते थे तो 20 नंबर का आता था, मतलब लगभग क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि 15 और 20 अप्रॉक्स 60% के आसपास का जो क्वेश्चन होता था वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से ही आता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। डेली बेसिस पे आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी है अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। अब बाकी के 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है, तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पहले लिखूंगा, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को नीचे लिखूंगा। ठीक है, तो शुरू में जो लिख रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, इसके बाद सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वैसे तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के कैटेगरी में ही आता है, बट फिर भी इसमें मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ये कैटेगरी जो है ये पजल की कैटेगरी में ही आता है, मतलब पजल का एक तरीके से छोटा भाई बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 3 नंबर का आता है, दो या 3 नंबर का आता है, और पजल सेटिंग अरेंजमेंट जो होते हैं उसी की कैटेगरी का ही उसका छोटा भाई है ये। ठीक है, तो फिर भी से मैंने यहां पर लिख दिया है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। डेटा सफिशिएंसी और इनपुट आउटपुट, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि रेयरली पूछे जाते हैं। रेयरली मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। पिछले 8 सालों 9 सालों में एक आध बार ही देखने को मिला है, बाकी कभी देखने को नहीं मिला है। तो ये टॉपिक को मैं यहां साइड में लिख देता हूं क्योंकि ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। इनपुट आउटपुट और डेटा सफिशिएंसी। तो इनपुट आउटपुट डेटा सफिशिएंसी मैंने साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब आप प्रीलिम्स के लिए इसको इग्नोर करके भी चलोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है। मतलब 10 सालों में किसी एक आध साल में आ गया तो आ गया। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक्स को आप प्रीलिम्स के लिए छोड़कर चल सकते हो, मेंस के लिए नहीं, क्योंकि मेंस में तो आना ही आना है, फिक्स है। वहां पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लगभग 8 to 10 है। मतलब 10 एग्जाम में से 8 एग्जाम में तो आना ही आना है। ठीक है, तो ये प्री की मैं बात कर रहा हूं अभी, इसीलिए ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, इस पे आप लोगों को फोकस करना है। इसके अलावा जो और टॉपिक आते हैं तो वो आता है सीरीज। अब सीरीज 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सीरीज जो है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मेरी राइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सुंदर राइटिंग है, बहुत लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो उनको समझ में नहीं आती है। ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत साफ सुथरी है।
तो जिनकी बेकार राइटिंग होती है उनको नहीं समझ में आती है मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक होता है दोस्तों नंबर सीरीज, नंबर टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, नंबर टेस्ट, और एक होता है अल्फाबेट टेस्ट। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक क्लर्क में आने के चांसेस 101% है, ये तो आता ही आता है, ठीक है। लेकिन पीओ में नहीं आता क्योंकि ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए पीओ में अगर इनमें से कुछ आया तो वो सिर्फ ये वाला हो सकता है। मतलब एक वो बता रहा हूं मैं कि अगर आया तो ये वाला पहली चांस है, क्योंकि इसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, वरना इन्हीं में से कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस में से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग में से एक आध क्वेश्चन देखने, एक आध मतलब एक सेट देखने को मिल जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का सेट मिल सकता है, इनइक्वालिटी का या सिलॉजिज्म का, इन तीन में से किसी का दो, या हो सकता है कोई एक ही सेट आप लोगों को देखने को मिले पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तो ये वो सिलेबस है दोस्तों, अगर इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर लेते हो, मैं गारंटी देता हूं 30 में से 25 नंबर के क्वेश्चन तो 25 प्लस ही फंसेगा, इन्हीं टॉपिक के अंदर से फंसना है, 101% गारंटी दे रहा हूं। 25 क्या 28 प्लस भी मैं बोल सकता हूं, बट फिर भी चलो 5 नंबर का रिस्क ले लेते हैं कि चलो पीओ का एग्जाम है, पूरे 30 तो वैसे भी कोई सॉल्व करता नहीं है, इतना मतलब इतना इजी पेपर होता नहीं है कि पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप बना पाओ, उसमें 25 तक ही क्वेश्चन बन पाते हैं। तो ये वो टॉपिक है। इनके अलावा दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, 1 या 2 नंबर के मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक होता है मीनिंगफुल वर्ड वाला। अब वो एक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा यहां पर लिख विक भी नहीं रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा टेंशन, ज्यादा प्रेशर भी मैं ना दूं, एकदम लिमिटेड चीजें ही बताऊं। तो वो 3 टॉपिक बस मैं आपको बता देता हूं। एक होता है पेयर बनाने वाला, जिसमें आगे और पीछे से पेयर देखने होते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अगर हम काउंट करें तो बीच में कितने पेयर्स बन रहे हैं, मतलब कितनी दूरी पर वो है, ठीक है। एक होता है दोस्तों जिसमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है, ठीक है। एक होता है कुछ मतलब सिंपल सा एक नंबर्स का एक सीरीज दे देगा, कुछ ऐसा कुछ भी नंबर दे देगा 10 डिजिट्स का, उसमें बोलेगा इवन वाले में +1 कर रहे हैं, ऑड वाले में -2 कर रहे हैं, फिर उसके बाद सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो वो मिसलेनियस क्वेश्चन है, हर बच्चा बना सकता है उस चीज को अगर प्रैक्टिस कर ले तो आपको इतना बस करना है दोस्तों, सिर्फ इतने टॉपिक पर आप फोकस करिए। इसको भी मैं बोलूंगा साइड कर दो, जो अभी तैयारी चालू कर रहा है, इतनी जल्दी दोस्तों तैयारी नहीं होती है, इसलिए मैं बोलूंगा इतने पे फोकस करो और इस पे फोकस करो। आपका रीजनिंग माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जाने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलते हैं दोस्तों अब क्वांट की तरफ। क्वांट से पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश इस बार ज्यादा आने वाला है, 40 नंबर का इस बार, क्या मतलब पिछली बार भी था। तो इंग्लिश के टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, आरसी बोलते हैं जिसको हम, पैराग्राफ एक बड़ा सा देता है, उस पैराग्राफ को आपको पूरा रीड करना होता है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी हो सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन तो हालांकि इसमें नहीं आएगा क्योंकि आपका प्रीलिम्स का पेपर है, तो मैक्स टू मैक्स आप 7 से 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मान सकते हो, 7 to 10 मार्क्स के इस क्वेश्चन इसमें से आप मान सकते हो, 7 to 10, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आता है पैराजंबल। पैराजंबल मतलब जिसको हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। एक पैराग्राफ में जैसे 5 सेंटेंसेस हैं, तो पांचों सेंटेंसेस को वो मतलब जंबल कर देगा, पैरा जंबल कर देगा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक पैराग्राफ को जंबल्ड वे में दे देगा, ऊपर नीचे करके, कि कौन सी लाइन इसकी पहली है, कौन सी इसकी दूसरी है, कौन सी इसकी तीसरी है, कौन सी चौथी है, कौन सी पांचवी, मतलब उसको एक सेम ऑर्डर में अरेंज करते हुए आपको एक पूरा पैराग्राफ बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं पैराजंबल, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इसका एक दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों फिलर्स की बात करते हैं। तो फिलर्स जो होते हैं ये आपके सिंगल फिलर्स भी हो सकते हैं, डबल फिलर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जाम का लेवल क्या है। अगर इजी है तो सिंगल फिलर्स, डबल मतलब ऐसा नहीं है कि इजी है तो सिंगल ही आएगा और हार्ड है तो डबल आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि डबल फिलर्स जो होते हैं ना वो ज्यादा आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ऑप्शंस देखते हो ना, ऑप्शन में आप दोनों को लगाते हो ना, तो एक सही हो रहा होता है, एक गलत हो रहा होता है, जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है कि यार ये 4 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो रहे हैं, यही आंसर बन रहा है। तो कई बार डबल फिलर्स ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू सिंगल फिलर्स। तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर एग्जाम हार्ड है तो सिंगल आएगा और इजी है तो डबल आएगा, या फिर इजी है तो सिंगल आएगा और हार्ड है तो डबल आएगा, मैं ये नहीं बोल सकता। बट दोनों में से कोई ना कोई फिलर्स आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो एक आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट जिसमें कि कुछ गलतियां कर दी गई रहती है सेंटेंस में और उन गलतियों को आपको सुधारना होता है, तो ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। अब दोस्तों यहां पर टॉपिक तो थोड़े से ज्यादा रहेंगे,
टॉपिक ज्यादा इसलिए रहेंगे क्योंकि हर चीज हर बार नहीं पूछता है, हो सकता है कि जैसे मैं 6 चीजें लिखूं तो 6 में से 3 चीजें पूछे जाए, ठीक है। एक होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों में। इसमें सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। इसके बाद बात करेंगे, एक होता है दोस्तों एरर डिटेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये आता ही आता है, एरर डिटेक्शन। तो ये भी 5 नंबर का आता है। इसके अलावा मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूं, एक बार मुझे याद कर लेने दो। एक होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट क्या होता है? तो क्लोज टेस्ट वो होता है दोस्तों जिसमें ना एक पैराग्राफ पूरा दिया होता है, उसमें ना बीच बीच में कुछ फिलर्स दे देगा और उन फिलर्स में कौन सा वर्ड आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस आना चाहिए, वो आप लोगों को बताना होता है। तो ज्यादातर वो वर्ड्स के लिए आता है प्रीलिम्स में, मेंस वगैरह में वो सेंटेंस के लिए आ जाता है कि इस जगह पे कौन सा सेंटेंस आना चाहिए था, ठीक है। तो एक ये क्लोज टेस्ट भी होता है। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि मैं एक आध चीज भूल रहा हूं, क्योंकि मैंने जब एग्जाम दिया था वो बहुत समय हो चुका है, मुझे एग्जाम निकाले हुए कई जमाना हो चुका है, मतलब 7-8 साल 9 साल बीत चुके हैं। तो मुझे एक आध टॉपिक हो सकता है कि याद ना आ रहा हो, अगर मैं कुछ भूला होऊंगा तो प्लीज एक बार नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ भूला हूं तो मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चीजें तो मैंने बता दी है, एक आध अच्छा एक होता है स्पेलिंग मिस्टेक वाला, स्पेलिंग मिस्टेक, एक जिसको वर्ड स्वैप, ठीक है, ये 2 चीजें भूल रहा था मैं, वर्ड स्वैपिंग। तो ये भी 5 का होता है, ये भी 5 का होता है। तो ये जो है इनमें से ही आपके 40 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक आध इसके बाद भी अगर मैं भूल गया हूं तो प्लीज आप नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए इसको। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो पूरा आपको अपना इंग्लिश का पूरा एक तरीके से बोला जाए तो पूरा सिलेबस जो होता है वो कंप्लीट करना होगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करना होगा। फिर इन टॉपिक को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते जाओ। एक प्रैक्टिस सेट भी अगर आप बनाते हैं डेली सफिशिएंट है, पर डेली करना है, ये चीज को याद रखिए। हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन तो आपको करना ही करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अलावा एक आध हो सकता है मैं भूल गया हूं यार, तो ये थोड़ा कमेंट करके बता देना, इतना भी कोई लोड नहीं है, एक आध टॉपिक अगर छूट भी गया तो ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों, हम एक आप लोगों को और बता देता हूं मैं क्वांट के बारे में, तो क्योंकि यही 3 टॉपिक होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं जिनके टॉपिक्स आपको करने होते हैं प्रीलिम्स के लिए। बाकी मेंस की बात तो अलग है, वो तो अलग बात करेंगे। तो क्वांट के लिए दोस्तों अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो वो हैं 4 टॉपिक। इन 4 टॉपिक से ही आपके 20 नंबर वैसे ही बन जाएंगे। 20 नंबर मतलब 30 नंबर का ही आता है, 30 में से 20 तो आपके इसी में बन जाने हैं। और वो कौन कौन से चीजें बता देता हूं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज जो है ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है रॉन्ग नंबर सीरीज, एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो ये 5 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है, ये 5 नंबर का होता है। पर ये तीनों ही चीजें आप लोगों को मिलेगी एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है। इन 3 में से हो सकता है कि सिर्फ 1 मिले, हो सकता है कि 2 मिल जाए। मतलब या तो हो सकता है कि इन 3 में से सिर्फ 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एक, या फिर हो सकता है कि कोई 2 चीजें आ जाए तो 10 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये 10 मार्क्स का तो आना ही आना है, हो सकता है इससे ज्यादा का भी आ जाए, ठीक है। पीओ का पेपर है तो 10 नंबर तो मिनिमम आप मान के चल सकते हो कि 10 नंबर का आना ही आना है। क्लर्क में भी 10 नंबर का आता ही आता है। क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कई बार 15-15 भी पूछ देता है, 15 नंबर के भी आ जाते हैं, कभी कभार 10 नंबर के भी आ जाते हैं। तो इतने टॉपिक से ही आपके 25-30 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर तो फिर अर्थमेटिक नहीं आता क्या? आता है। 30 नंबर का है तो आप 5 से 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मान के चल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि इसमें से कितना आ रहा है। 40 नंबर का है तो भी आप 10 से 15 मैक्सिमम मान के चल सकते हो अर्थमेटिक के। इतना भी अगर आप कर लेते हो ना एक पीओ के एग्जाम में, तो आप आराम से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, ये मेरा कहना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अर्थमेटिक में आपको कुछ नहीं आता, 0 बटा सन्नाटा, ऐसा तो है नहीं भाई। 10 क्वेश्चन है तो उसमें से 2, 3, 4 तो बना लोगे ना, क्योंकि हर टॉपिक नहीं आता ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसा अगर आप बोल रहे हो तो ये गलत है भाई। मेरा भी अर्थमेटिक वीक था, अब नहीं है, बट जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा भी अर्थमेटिक वीक था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से कुछ भी नहीं बनता था, बनते थे। 10-12 क्वेश्चन है तो उसमें से 3-4 बन जाते थे, पूरे नहीं बन पाते थे, और बन पूरे जाते थे पर टाइम पे नहीं बन पाते थे।
ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं समझता हूं उस चीज को, क्योंकि मैंने भी एग्जाम क्रैक किया हुआ है। तो अब बात करेंगे हम अर्थमेटिक की इनके अलावा। तो अब इनके अलावा जो इंपॉर्टेंट एकदम टॉपिक्स है मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि वो चीजें आपको मेंस में भी काम आएंगी, प्री में भी काम आएंगी। वो टॉपिक को बिना किए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज, दूसरा है रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा है एवरेज, चौथा है एज, पांचवा है पार्टनरशिप, छठवा है SICI। अगर आप बैंक में जाने वाले हो और SICI नहीं आता तो फिर क्या ही बात करें यार। छठवा ये हो गया। सातवां हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद हो गया आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। फिर उसके बाद हो गया बोट्स एंड स्ट्रीम। इसके बाद हो गया आपका ट्रेन्स। 11 पे हो गया आपका टाइम एंड वर्क। 12 पे हो गया आपका टाइम एंड वर्क का क्या, पाइप्स एंड सिस्टम। अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों ये जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं ना, ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर आपको रेशियो आ गया ना, तो रेशियो, एज और पार्टनरशिप ये तीनों मैच करता है। मतलब परसेंटेज तो यूज होगा, परसेंटेज तो हर जगह यूज होगा, एवरेज हर जगह यूज होगा, पर रेशियो भी हर जगह यूज होगा। पर रेशियो से मिलता जुलता टॉपिक एज का होता है, उसमें भी रेशियो के थ्रू ही निकालते हैं। पार्टनरशिप भी इससे मिलता जुलता होता है। SICI में भी आपको वो सब चीजों का यूज करना पड़ेगा। हालांकि ये जो शुरू शुरू की टॉपिक है ना, ये हर जगह यूज होते हैं, इसलिए ये तो करने ही करने आपको। अब यहां पर अगर हम बात करें ना, तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम मिलते जुलते टॉपिक है। मतलब अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया तो बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन्स भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। ये तीनों चीजें आप आसानी से कर सकते हो। टाइम एंड वर्क आपने कर लिया तो पाइप्स एंड सिस्टम आप कर सकते हो, ये भी पूरा एक ही कैटेगरी में आता है, ये दोनों टॉपिक। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ बच रहा है तो मैं नोट कर देता हूं यहां पर 12 के बाद 13 में, जैसे कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों एक एक आपका आता है डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी मतलब ये सब मिला जुला कर डेटा सफिशिएंसी बनता है। और डेटा सफिशिएंसी जो है वो प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं, मेंस में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो चलेगा। इन टॉपिक के अलावा दोस्तों अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो, कुछ छूट गया हो, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, जितना मुझे याद आ रहा है अभी, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते क्या है, कई चीजें दिमाग से निकल जाती है। तो अगर इन 14 टॉपिक के अलावा कुछ ऐसा टॉपिक है, एक दो टॉपिक हो सकता है कि मैं मिस कर रहा हूं, एक मेंसुरेशन भी होता है ना, हाँ वो भी होता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन भी होता है। तो इनके अलावा दोस्तों अगर कुछ और छूट रहा होगा मुझसे तो प्लीज कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही रहता है कि कौन कौन से टॉपिक है, क्या है, कुछ है। हो सकता है कि मैं भूल गया हूं एक दो टॉपिक जो मैं ना लिख पाया हूं, लेकिन अगर इतना भी कर लिया हो ना, मतलब आप एकदम टॉप लेवल पे चल रहे हो, आप टॉप लेवल पे चल रहे हो। मैं गारंटी दे सकता हूं इस चीज की, अगर आप इतने टॉपिक भी इसमें कर रहे हो तो ये था दोस्तों हमारा आज का सिलेबस का वीडियो। पूरा कंप्लीट सिलेबस जितना भी आप लोगों के बैंक एग्जाम में प्रीलिम्स में आता है वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। बस इतने टॉपिक पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बस है ये, देखो रीजनिंग के हिसाब से तो मैं बोलूंगा बस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये जितनी चीजें हैं ना दोस्तों, इसमें से ये पजल एंड सिटी अरेंजमेंट को अगर छोड़ दो तो ये जो टॉपिक है ना, ये एक हफ्ता भी आपको नहीं लगेगा कवर करने में। मात्र एक हफ्ता, एक हफ्ता भी नहीं। अगर आप दिन के 2 से 3 घंटे देते हो तो ये इतने टॉपिक करने के लिए आपको सिर्फ 4 दिन चाहिए, सिर्फ 4 दिन। मैंने अपने कोर्स में पूरे डिटेल में ये सारी क्लासेस ली हैं। 2-2 क्लासेस है, 1-1 घंटे की क्लास है, मतलब 2-2 घंटे में आपका एक एक टॉपिक कवर होता चला जाएगा। इसको अगर छोड़ भी दो, क्योंकि ये चांसेस कम है, इसके भी चांसेस कम है, इतने को करने के लिए 4 दिन आपको लगेंगे, ये पूरे आप कंप्लीट कर सकते हो मात्र 2-2 घंटा डेली देकर। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता कि भाई आप 2 दिन में सीख जाओगे, 10 दिन में सीख जाओगे। कुछ बच्चे उसको 15 दिन 20 दिन में ही सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को 2 महीना लग जाता है, कुछ बच्चों को 6 महीना भी लग जाता है, कुछ को 2-2 साल भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस लेवल का है। तो दोस्तों अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, सारी क्लासेस हो चुकी हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि क्लासेस कब होंगी, क्योंकि इतना समय बचा ही नहीं है एग्जाम के लिए। तो आप इस कोर्स को परचेस करके इसमें जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप देखकर मात्र 4 दिन में पूरा मिसलेनियस
और उसके बाद अगले 15 से 20 दिनों में अपनी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की क्लासेस को कंप्लीट करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं एग्जाम की। कोड यूज करना है AL60, प्राइस है इसका 1399 रुपए। और अगर आप कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स चाहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब कुछ चाहते हैं, तो ये वाला सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। इसका नाम है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और इस वाले का नाम है एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन। तो रीजनिंग का एक्सक्लूसिव अगर आप लेना चाहते हैं, मतलब सिर्फ रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैं जो जो पढ़ा रहा हूं वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, प्रैक्टिस क्लास हो, क्रैश कोर्स हो, SBI का कोर्स हो, IBPS का कोर्स हो, RRB का कोर्स हो, हर सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। आपको अलग अलग से बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पूरे 1 साल के लिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पूरे 2 साल के लिए। तो आप जो भी चाहें आप परचेस कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। क्लासेस मेरी होती है डेली शाम को 6:30 बजे। अभी मेंस का कोर्स चल रहा है, बट कुछ ही दिनों में मैं प्रीलिम्स वापस से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन SBI का आ चुका है। तो प्रीलिम्स की क्लासेस, मेंस की क्लासेस अब मैं साथ में चलाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जाने से पहले दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, कि अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसका मैं QR कोड आपको दे रहा हूं, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्कैन करके, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सारी फ्री क्लासेस जो भी होती हैं वो सबकी नोटिफिकेशंस यहां पर मिलेंगी, एग्जाम के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, PDF मिलेगी, सब कुछ इस व्हाट्सएप चैनल में आप लोगों को मिलने वाला है। व्हाट्सएप हर कोई यूज करता है, तो इसको स्कैन करके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मिस नहीं करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और आप लोगों को और बोलना चाहूंगा कि जो मेरा मेन चैनल है, ये चैनल तो मैंने बहुत बाद में बनाया था, अभी बनाया था। जो मेरा मेन चैनल है जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल, इसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 1500 से ज्यादा वीडियोस हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल, इसमें 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये चैनल मैंने उस समय स्टार्ट किया था जब मैं खुद बैंक की तैयारी कर रहा था 2016-17 में, और जब मेरी जॉब लगी थी उस समय 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। आज 1 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं, और आप लोगों का सपोर्ट ऐसा ही बना रहे तो वो 2 मिलियन भी जाएंगे, बहुत अच्छा है। ब्रेन बॉक्स में इस चैनल पे भी 1 मिलियन जाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो कोशिश मेरी यही रहती है कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस में दे सकूं, बेस्ट से बेस्ट चीजें मैं आप लोगों को बता सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस चैनल को भी, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल को भी। ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहो तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।